हैं भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? कोई रावण के, कोई राक्षस के, कोई कॉकरोच के। वो सिया राम जय श्री राम तो कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है। गुजरात के लोगों को भी अयोध्या में रामचंद्र जी के दर्शन कराएंगे, फ्री में दर्शन कराएंगे। अल्लाह साबिर को मिले बना दे कि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। तो चुनाव की महाकवरेज लगातार जारी है। फैसले का दिन आज है। गुजरात हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। मतगणना चल रही है। मतगणना केंद्र पर गुजरात की बात कर ली जाए तो 182 विधानसभा सीटों का रिजल्ट आज आपके सामने होगा और तस्वीर पूरी तरीके से साफ कि किसके नाम पर लगाई है जनता ने मुहर। हिमाचल में 68 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव का परिणाम भी आज सामने आ जाएगा और दोनों ही राज्यों में मुकाबला है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। इसके अलावा 5 राज्यों की बात कर ली जाए तो 6 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी आज ही आने वाले हैं। राजस्थान की देखिए बात कर ले तो सरदार शहर विधानसभा सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इसके नतीजे भी आज ही आएंगे। मतगणना चल रही है और मुख्य मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, यानी कांग्रेस के अनिल शर्मा, बीजेपी के अशोक पीछा, उधर आरएलपी से लालचंद मून के बीच भी माना जा रहा है मुख्य तौर पर मुकाबला। तो लगातार महाकवरेज जी राजस्थान पर लगातार जारी है। सहयोगी इसी खबर पर मेरे साथ गुजरात चुनाव से जुड़ी जानकारी लिए अश्वनी मेरे साथ ग्राउंड जीरो पर जुड़ चुके हैं सीधा लाइव। अश्वनी का हम रुख करेंगे और अश्वनी से जानेंगे ताजा अपडेट चुनाव से जुड़ी हुई। अश्वनी जी बिल्कुल, देखिए गुजरात में जो ट्रेंड है वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस दूसरे नंबर पर है जबकि आम आदमी पार्टी ने भी अपनी दस्तक दे दी है। और जिस तरह से हम अलग अलग सीटों पर देख रहे हैं, ज़्यादातर सीटों पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती दिख रही है। अगर हम बात विरमगाम की करें तो विरमगाम विधानसभा क्षेत्र जहाँ से हार्दिक पटेल चुनावी मैदान में हैं, वहीं से कांग्रेस के जो मौजूदा विधायक हैं वो काफ़ी पीछे चल रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं अमर सिंह, वो काफ़ी उन्हें वोट मिला है और वो दूसरे नंबर पर है। इसी से आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का जो वोट रहा है, कांग्रेस का एक जो धड़ा रहा है, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ विरमगाम में शिफ्ट हुआ है। ना सिर्फ विरमगाम, अगर हम गुजरात की ओवरऑल बात करें तो कई जगहों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो वोटों की मार्जिन है, अभी तक जो शुरुआती रुझान है, उसमें जो तीसरे नंबर पर अगर आम आदमी पार्टी आ रही है तो वो कहीं ना कहीं वो वोट एक तरह से वो मार्जिन का दिखाई दे रहा है। यानी कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को नुकसान काफ़ी हद तक कर रही है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को दिखाई दे रहा है। और आप देखिए कि जिस तरह से लगातार बीजेपी कहती रही कि 150 सीटों से ज़्यादा इस बार हम जीतेंगे, हालांकि उतना आंकड़ा फिलहाल कह पाना मुश्किल है, लेकिन शुरुआती रुझान में ये दिखाई दे रहा है कि 130-135 के आसपास बीजेपी ट्रेंड में है। हालांकि जब आखिरी नतीजे होंगे तब देखना होगा कि बीजेपी कहाँ पर जाकर रुकती है, लेकिन जिस तरह से अभी रुझान आ रहे हैं उससे ये बात बिल्कुल साफ हो रही है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को कई जगहों पर नुकसान पहुंचाया है। अच्छा, शुरुआती रुझान जो सामने आ रहे हैं अश्वनी, यहाँ पर साफ तौर पर आपको क्या लगता है कि ये रुझान जो है नतीजों में तब्दील हो जाएंगे या फिर समीकरण कुछ भी बदल सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर सामने आ सकते हैं? जी देखिए, अभी दूसरे या तीसरे राउंड की जो है काउंटिंग चल रही है और करीब अलग अलग विधानसभाओं के अलग अलग जो है राउंड्स हैं, कहीं पे 17 है, कहीं 20 है। लेकिन अगर हम देखें ये रुझान अगले 1 से 1.5 घंटे तक अगर यही बरकरार रहा तब हम ये कह सकते हैं कि जो 1.5 घंटे बाद रुझान होगा वही नतीजे में तब्दील होगा। क्योंकि अभी जिस तरह से लीड बीजेपी कई जगहों पे लेती दिख रही है, ये लीड अगर 1.5 घंटे तक बरकरार रही आने वाले 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे तक, तो नतीजा भी लगभग वही होगा। यानी कि बीजेपी अगर मान लीजिए 125-130 सीटों पर लीड बरकरार रखती है 1.5-2 घंटों में, तो उसी के आसपास नतीजा भी जो है हो सकता है। फिलहाल अभी दूसरे तीसरे राउंड की अलग अलग जगहों पर काउंटिंग चल रही है। जैसे जैसे राउंड्स बढ़ेंगे वैसे वैसे बीजेपी
किस तरफ जा रही है, कांग्रेस किस तरफ जा रही है, आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति होगी, ये सब कुछ साफ हो जाएगा। अच्छा, फैक्टर्स कौन कौन से अश्वनी आप मान रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि हमने देखा इस बार तो आम आदमी पार्टी ने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया था इस बार के चुनावों में। कौन कौन से फैक्टर मान रहे हैं कि अभी तक तीसरे नंबर पर है, या यूं कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की गुजरात में नजर ही नहीं आ रही है, और नंबर 1 पर वही बीजेपी जो हमेशा से हम देखते आ रहे हैं गुजरात में? जी देखिए, हम जब लगातार पिछले 2 महीने से मैं गुजरात में अलग अलग जगहों पर जा रहा हूँ, लोगों से बातचीत में जो समझ में आ रहा था वो ये कि ज़्यादातर लोगों ने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोटिंग की है। भूपेंद्र पटेल का कोई नाम लेता नहीं दिखाई दे रहा था। बीजेपी और नरेंद्र मोदी का चेहरा वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, और हमने देखा कि आखिरी जो है हफ्ते में प्रधानमंत्री ने लगातार कई रोड शो किए। सूरत में किया उन्होंने बड़ा रोड शो, इसके बाद अहमदाबाद में 2 रोड शो किए जो करीब कई किलोमीटर के थे, जो ऐतिहासिक रोड शो रहा, जिसमें अभी तक हम देखते थे प्रधानमंत्री 8 से 10 किलोमीटर का रोड शो करा करते थे, लेकिन इस बार 50 किलोमीटर से भी ज़्यादा तक का रोड शो किया गया प्रधानमंत्री द्वारा। तो ये जो प्रधानमंत्री का चेहरा रहा वो लोगों के लिए काफ़ी मायने जो है गुजरात के लोगों के लिए रहा, और यही वजह है कि वोट जो है बीजेपी की तरफ काफ़ी हद तक गए। विकास की जो बात लगातार बीजेपी करती रही, चाहे सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, पानी की बात हो, उन चीज़ों को जो है वोटर्स ने प्रधानमंत्री की बातों को सुना, और नतीजा ये हुआ कि वोट शेयर जो है पूरी तरह से बीजेपी की तरफ जाता दिख रहा है। कुछ मुद्दे, खासतौर पे अगर हम मोरबी की बात करें, मोरबी की जो घटना हुई, महंगाई की बात करें, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक सेटबैक रहा। महंगाई से पूरा देश इस वक्त परेशान है, और ये मुद्दा भी चुनाव में रहा, जिससे भुनाने में कुछ हद तक हम ये कहेंगे कि बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली, और वो नतीजा भी हम देख भी रहे कि जिस तरह से अभी जो शुरुआती रुझान में उसमें कांग्रेस या आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा बढ़त नहीं बना रहे हैं बीजेपी की तुलना में। तो ये कह सकते हैं कि उन मुद्दों को पूरी तरह से भुना नहीं पाए, या उन मुद्दों को पूरी तरह से जो कन्विंसन होता है वो कन्विंस नहीं कर पाए लोगों को इस मुद्दे को लेकर। तो देखना होगा कि इस रुझान का जो अभी चल रहा है, जो ट्रेंड्स अभी चल रहे हैं, ये कितना देर तक बरकरार रहते हो, क्योंकि 1.5-2 घंटे अगर यही रुझान कंटिन्यू रहा तो जाहिर सी बात है बीजेपी की जो स्थिति अभी दिखाई दे रही है, ये रिजल्ट में भी ये तब्दील होगा। राजनीतिक पंडितों की अगर बात कर ली जाए अश्वनी, तो ये कहा गया उनकी ओर से कि जितने एक्टिव राहुल गांधी साउथ के जो स्टेट रहे वहां पर नजर आए, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, उतने एक्टिव नजर नहीं आए गुजरात में। हमने भी देखा, तस्वीरें सामने आई थी। क्या उसी का नतीजा है जो रुझान सामने आ रहे हैं और जो अभी तस्वीर सामने आ रही है आंकड़ों के जरिए? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बीजेपी ने अपने तमाम सीएम, डिप्टी सीएम, केंद्रीय मंत्री, अलग अलग राज्यों के मंत्री, अलग अलग राज्यों के विधायकों तक को, यानी कि हम देखिए यूपी के तमाम विधायक, मुंबई और महाराष्ट्र के तमाम विधायक जो गुजराती हैं, साथ ही नॉर्थ इंडियंस जो हैं, उन सबको चुनावी मैदान में उतारा। उन्होंने कारपेट बॉम्बिंग करी दोनों फेज के जो है विधानसभाओं में। तो जो तमाम कोशिशें बीजेपी की तरफ से हुई वो कांग्रेस की तरफ से होती नहीं दिखी। राहुल गांधी ने 2 से 3 उन्होंने सभाएं ली, इसके अलावा कोई भी बड़ा नेता कांग्रेस का शुरुआत में दिखाई नहीं दिया। आखिरी दौर में भूपेश बघेल, इसके अलावा यहाँ पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत दिखाई दिए। तो ये जो पूरी कोशिश थी कांग्रेस की, वो यहाँ पर उतनी पुरजोर तरीके से नहीं की गई जैसा हमने 2017 में देखा था। राहुल गांधी की रैलियाँ, आप समझिए कि जहाँ प्रधानमंत्री 58 और 60 किलोमीटर का रोड शो कर रहे हों, लगातार दर्जन से ज़्यादा सभाएं ले रहे हों, योगी आदित्यनाथ कई सभाएं ले रहे हों, वहाँ पर राहुल गांधी की 2 से 3 सभाएं होना वो इस बात की तस्दीक करता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपना हथियार डाल दिया था। और वो जो है अभी तक के रुझानों में भी वो दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस ने जो बिल्कुल अपनी ताकत नहीं लगाई, और नतीजा आप सामने है। साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर खड़से, जिस तरह से खड़गे वो पहुँचे, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए जिस तरह से बयानबाजी करी, उसे भी प्रधानमंत्री ने पूरी तरह से अपनी सभाओं में भुनाया। इमोशनल एक कार्ड जो हम कहते हैं आखिरी में उन्होंने चला, और लोगों से जो प्रधानमंत्री का कनेक्ट है गुजरात के लोगों से, वो उन्होंने पूरा उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, और जो रुझान में दिखाई भी दे रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने अश्वनी, क्योंकि देखिए बीजेपी के नेताओं की ओर से कहा गया था, जब रावण शब्द का इस्तेमाल किया गया, जब औकात शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो बीजेपी के नेता कह रहे थे कि तुम जितना गिराओगे उतना ही ये बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा, और उसी का ये नतीजा है अश्वनी जो हम देख पा रहे हैं अभी रुझानों में।
जी बिल्कुल, देखिए एक चीज़ आप समझिए कि जिस तरह से कई सालों पहले जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को उस वक्त सीएम रहा थे वो उन्हें मौत का सौदागर कहा था, जिसका नतीजा हमने तब के चुनाव में देखा। उसी तरह से इस बार प्रधानमंत्री की औकात दिखाने की बात करी गई कांग्रेस नेता द्वारा। इसके बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने उन्हें दशानन रावण का रूप बताया, रावण से तुलना करी। तो ये जो चीज़ों का इस्तेमाल किया गया कांग्रेस की तरफ से, हालांकि कांग्रेस का ये कहना था कि वो अगर पूरे शब्दों को, पूरे परिप्रेक्ष्य को देखा जाए तो वो सीधे प्रधानमंत्री पर अटैक नहीं था, लेकिन बीजेपी ने उन चीज़ों को इनकैश किया, ऐसा आरोप है। हालांकि हमने रैलियों में देखा प्रधानमंत्री लगातार इस बात का जिक्र करते रहे और वो लगातार गुजराती जो संवाद करके लोगों से उन चीज़ों को बताते रहे। उन्होंने उस मौत के सौदागर वाली लाइन को भी अपने रैलियों में याद दिलाया कि कैसे उन्हें मौत का सौदागर कहा गया और अब उन्हें रावण कहा जा रहा है, अब उनकी औकात दिखाई जाने की बात करी। तो वो एक कनेक्ट करने की जो कोशिश थी उसमें सफल हुए हैं प्रधानमंत्री और नतीजा हम सबके सामने है। ना सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि पूरी की पूरी जो बीजेपी थी, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, हर कोई अपनी रैलियों में इन बातों का जिक्र करता रहा। और जैसा मैं कह रहा था कि हिंदुत्व एक चेहरा भी गुजरात के चुनाव में काफ़ी चला, जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ की दर्जन भर से ज़्यादा रैलियां गुजरात के शहरी इलाके में, गुजरात के दूर दराज इलाके में, गाँव में योगी आदित्यनाथ की रैलियां कराई गई। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस की कई जगह रैलियां कराई गई। जो है शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पे रैलियां की, केंद्रीय मंत्रियों ने रैलियां की, यहाँ तक कि जैसा मैंने बताया कि विधायक भी कई जो है यूपी के कई जिलों के, खासतौर पे जो पूर्वांचल है यूपी का, जो जौनपुर, आजमगढ़, वाराणसी का जो क्षेत्र है, वहाँ के रहने वाले सूरत, अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में बहुत बड़ी संख्या में हैं और वोटर्स बहुत ज़्यादा हैं नॉर्थ इंडियन, इसीलिए स्थानीय विधायकों को भी चुनावी मैदान में उतारा गया। आप इसी से समझिए कि ना सिर्फ बड़े चेहरे बल्कि लोकल लेवल के एमएलएज को भी यहाँ पर लाया गया, क्योंकि उन जिलों के रहने वाले लोग खासतौर पे सूरत और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में थे। यही वजह रही कि उन्हें भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश की गई। तो बीजेपी का जो कैंपेन रहा, बीजेपी की जो रणनीति रही, वो कहीं ना कहीं सफल होती दिख रही है। बिल्कुल, हमने खुद देखा था अश्वनी की नेताओं का मजमा लगा हुआ था, गुजरात में डेरा डाला हुआ था। चाहे जेपी नड्डा की आपने यहाँ बात करी, यहाँ पर आपने अमित शाह की बात करी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैक टू बैक ताबड़तोड़ कई रैली करते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। क्योंकि अश्वनी, हमने जब लास्ट विधानसभा चुनाव हुए थे गुजरात में, तो हमने देखा था कांग्रेस ने कांटे की टक्कर यहाँ पर बीजेपी को देती नजर आ रही थी। आपको क्या लगता है कि अगर इस बार कांग्रेस पार्टी या फिर यूं कह लीजिए कि राहुल गांधी और ज्यादा मेहनत करते अगर यहाँ नजर आते तो शायद तस्वीर कुछ और होती इस बार? जी बिल्कुल, ये चर्चा का विषय भी रहा कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने निकाली और वो महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में गए, इसके अलावा साउथ से होते हुए महाराष्ट्र पहुंचे, तो अगर वो गुजरात से होके जाते तो शायद एक तरह से जो कांग्रेसी नेताओं में उम्मीद थी कि शायद ये स्थिति नहीं बनती, कुछ और भी जो अभी तक के रुझान में हम देख पा रहे हैं, कुछ और भी सीटों पर वो लीड कर रहे होते। राहुल गांधी ने बिल्कुल जो है यहाँ पर कोशिश नहीं की, हम कह सकते, क्योंकि पार्टी के इतने बड़े नेता हैं और 2 से 3 सभाएं, जहां पर एक तरफ हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के बहुत बड़े चेहरा गुजरात के चुनाव में बने, वो कई रैलियां करते हैं, घंटों घंटों जो है रोड शो करते हैं वहां पर। और ना सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि बीजेपी के सभी पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर के सभी नेताओं ने पूरे गुजरात में, गुजरात के एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्होंने पूरी कोशिश की, जो कोशिश कांग्रेस करती दिखाई नहीं दी। एक तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं यहाँ पे नुकसान हुआ है, दूसरा नुकसान हुआ है आम आदमी पार्टी की वजह से। देखिए, एक तरह से पिछले 27 सालों से जो गैप बना हुआ है विपक्ष के तौर पे, वहाँ पर अगर हम बीजेपी के बाद लोगों में एक पर्याय कांग्रेस दिखाई देती है, वो अब आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं जगह लेने की पूरी कोशिश में जुटी थी। और आम आदमी पार्टी में अगर हम देखें तो केजरीवाल ने कई रैलियां की, कई रोड शो किए, छोटे छोटे जगहों पर जाकर उन्होंने लोगों से मिलने की कोशिश की। मनीष सिसोदिया यहाँ पर लगातार आते रहे,
तो जो कनेक्ट आम आदमी पार्टी ने करने की कोशिश की वो दिखाई भी दे रहा है। एक चीज़ यहाँ मैं बताना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी का जो ग्राउंड स्तर पर कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा नहीं है उनके पास। अगर हम दूर दराज की बात करें तो कार्यकर्ताओं की कमी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के पास थी, और अगर ये कार्यकर्ता अगले 8-10 सालों में आम आदमी पार्टी गुजरात में इसी तरह से काम करेगी तो शायद वो जिस तरह की एक पर्याय बनने की कोशिश कांग्रेस का वो कर रही है उसमें उन्हें सफलता भी मिलेगी। और आप देखिए जो वोट शेयर है या जो अभी तक के रुझानों में समझ में आ रहा है कि कांग्रेस को कई जगह पर जहां कांग्रेस टक्कर में सीधे तौर पर बीजेपी को हराने की स्थिति में भी थी, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने काफी नुकसान कांग्रेस का किया है। कुछ जगहों पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का भी नुकसान किया, लेकिन वो बहुत कम ऐसे जगह जहां पर उन्होंने पाटीदार उम्मीदवार बीजेपी ने उतारा है तो वहां आम आदमी ने भी उतार दिया, जैसे हमने सौराष्ट्र में देखा। तो उन जगहों पर कुछ कुछ पॉकेट्स में बीजेपी को भी नुकसान जो है आम आदमी कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अगर आम आदमी पार्टी किसी को करते दिखाई दे रही है तो वो है कांग्रेस। क्योंकि जब हम लोगों के बीच जाते थे, हमारी लोगों से बातचीत होती थी, तो लोगों का ये मानना था कि हमने कई सालों तक कांग्रेस को वोट दिया है, हम अब आम आदमी पार्टी को वोट देके देखते हैं कि मजबूत विपक्ष के तौर पर आम आदमी पार्टी जो है वहां काम कर पाती है या नहीं। हालांकि अगर कांग्रेस की सीटें ज्यादा रहेंगी तो मजबूती के तौर पर हम बहुत ज्यादा नहीं देख सकते आम आदमी पार्टी को, लेकिन अगर सीटें आम आदमी पार्टी की ठीक ठाक आ गई तो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी एक मजबूत विपक्ष की कोशिश जरूर करेगा। क्योंकि आने वाले 10 सालों में या हम कहें आने वाले 5 सालों में जब चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी अपनी बातों को जनता के सामने मजबूती से रखे। उन्होंने विधान भवन में क्या कुछ जो है जनता के लिए काम किया, किस तरह से सरकार को मजबूर किया कि वो जनता के लिए अच्छा काम करे, ये भुनाने की कोशिश करेगी आम आदमी पार्टी। और वो हम देखेंगे कि अगले 5 सालों में जब उनकी संख्या बल विधानसभा में कितनी जाती है और किस तरह से वो काम करते हैं, क्योंकि ये 5 साल का उनका काम आने वाले चुनाव में जो है उनकी किस्मत और उनका भविष्य तय करेगा। अच्छा अश्वनी, आप लगातार यहाँ पर आम आदमी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं और आपने जो है बारीकी से एक एक जानकारी जो है साझा की है। अब आम आदमी पार्टी से जुड़ा एक सवाल मैं आपसे ले लेती हूँ, क्या लगता है अगली बार जब चुनाव होगा, क्योंकि कांग्रेस की अगर मैं बात कर लूँ पहले, तो क्या लगता है कांग्रेस में राहुल गांधी की गैर मौजूदगी या यूं कहें कि मुद्दों को भुना ना पाना, क्योंकि मुद्दे तो इस बार कई रहे थे, मोरबी की अगर बात कर ली जाए, शराबबंदी की बात कर ली जाए, और भी तमाम मुद्दे रहे थे, क्या लगता है कांग्रेस पार्टी मुद्दों को भुना नहीं पाई तभी तस्वीर सामने आ रही है आंकड़ों के जरिए? और दूसरी बात ये कि आगामी विधानसभा चुनाव में क्या हम देख सकते हैं अश्वनी कि बीजेपी वर्सेस आप? जी देखिए, ये सब कुछ उस पर ही डिपेंड है। जैसे मैं बोल रहा था कि आंकड़े कितने आते हैं और विधान भवन में जब सरकार को लेकर, सरकार के काम को लेकर या सरकार को किस दिशा में काम करना चाहिए, लोगों की भलाई को लेकर, उस पर जब आम आदमी पार्टी का जो हमें काम दिखेगा विधान भवन में, उसका कहीं ना कहीं आने वाले 5 सालों में आम आदमी का भविष्य जो है, आम आदमी पार्टी का भविष्य गुजरात में तय होगा। एक तरह से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो एक जगह भरने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है और ये आम जनता कहीं ना कहीं उस तरफ झुकती भी दिख रही है। ये 5 साल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। बीजेपी के कई बड़े नेताओं से भी हमारी बातचीत हो रही थी, उनका कहना था कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की जगह लेने की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस के लोग भी ये मानते हैं कि अगर कोई नुकसान हमारा कर रहा है तो आम आदमी पार्टी, और यही वजह है कि कांग्रेस लगातार ये कहती रही है कि ये बीजेपी की बी टीम है, यानी कि कांग्रेस का नुकसान करती दिख रही, इसलिए वो बीजेपी की बी टीम वो लगातार इसे कह भी रहे थे। साथ ही एमआईएम को भी बीजेपी का बी टीम कांग्रेस बताती रही, क्योंकि एमआईएम ने जिन 13 जगहों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, पहले उन्होंने 14 जगहों पर खड़े किया था, जिनमें से एक शख्स ने अपना नाम वापस ले लिया, उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया। तो जिन 13 जगहों पर एमआईएम ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, उन 13 जगहों पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक बात यहाँ समझनी होगी कि एमआईएम को अगर कोई वोट देता है तो वो मुस्लिम मतदाता है, और जहाँ पर मुस्लिम मतदाता की संख्या ज़्यादा है और वहाँ पर अगर एमआईएम अपने उम्मीदवार को उतारता है तो जाहिर सी बात है वो कांग्रेस का वोट कहीं ना कहीं जो है वो डेंट करता है। कांग्रेस के वोटर वो एमआईएम की तरफ जाते हैं और जिसका सीधा नुकसान कांग्रेस को होता दिखता है। तो यहाँ पर एमआईएम और आम आदमी पार्टी दोनों कहीं ना कहीं एक तरह से कांग्रेस को नुकसान करते दिखाई दिए। साथ ही कांग्रेस की भी जो रणनीति रही, जैसा मैं लगातार बोल रहा हूँ कि राहुल गांधी ने ताकत पूरी
बोली नहीं लगाई, प्रियंका गांधी ने ताकत नहीं लगाई, यहाँ पर खड़गे जो आखिरी दौर में पहुंचे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर पहुंचते हैं और कुछ सभाएं लेते हैं और वहाँ पर उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कह दिया, जिसका प्रधानमंत्री लगातार फायदा उठाते दिखे और वो इन बातों को लोगों के सामने रखते रहे और एक इमोशनल कनेक्ट करने की इन बातों के जरिए कोशिश करते रहे। साथ ही भूपेश बघेल और अशोक गहलोत मुख्य तौर पर ये लड़ाई में कांग्रेस के लड़ते रहे, लेकिन यहाँ पर ये भी अब भी गौर करनी होगी कि ये दोनों भी आखिरी में आए। अशोक गहलोत थोड़ा शुरुआत में थे, लेकिन भूपेश बघेल तो एकदम बिल्कुल आखिरी में आए। दोनों सीएम लगातार ये कोशिश करते रहे कि कांग्रेस को यहाँ पर एक जो है पूरी तरह से खड़ा करने की कोशिश की जाए। जो कांग्रेस 2017 में पूरी लड़ाई में थी, पुरजोर लड़ाई करा उन्होंने और नतीजा हमने 2017 के चुनाव में देखा, लेकिन इस बार वो हथियार डालते दिखाई दिए। क्या वजह थी ये जो है समीक्षा का विषय है, लेकिन जिस तरह से कोशिश की गई वो बिल्कुल नाकाफी थी और रुझानों में उनकी जो है नाकाफी कोशिशों का रिएक्शन सुना था। तो जब आपने सवाल किया, जी मीडिया सहयोगियों ने सवाल किया बीजेपी नेताओं से, क्या लगता है कौन सा फैक्टर होगा, क्या लगता है कौन सा फैक्टर होगा, तो साफ तौर पर यह कहा कि मोदी 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 फैक्टर रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि जनता ने नाम पर वोट दिया है या काम पर वोट दिया है? जी देखिए, दोनों है। खासतौर पे जो मोदी फैक्टर वो बहुत ज़्यादा हावी रहा और जैसा मैं आपको बता रहा था कि जब मैं लोगों के बीच जाता था पिछले 2 महीनों से, हम अलग अलग विधानसभाओं में लोगों से मिलने पहुंचे, अलग अलग जिलों में लोगों से हमारी चर्चा हो रही थी, गाँव में हम गए, वहाँ पर बातचीत हुई, शहरों में गए, वहाँ पर हम लोगों से उनकी राय जानते थे। तो लोगों में, जैसा मैंने कहा कि सीएम का नाम लोगों ने नहीं लिया, यानी कि जो काम हुआ होगा, जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर भूपेंद्र पटेल ने किया होगा, लेकिन लोगों में सिर्फ एक चेहरा है, वो है नरेंद्र मोदी का चेहरा। नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट जो है यहाँ पर उम्मीदवारों को मिला है, बीजेपी के नाम पर वोट मिला है, काम के नाम पर भी वोट हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर सबसे बड़ा फैक्टर कोई रहा बीजेपी के लिए तो वो है नरेंद्र मोदी का चेहरा। जी अच्छा, बात कर ली जाए यहाँ पर प्रदर्शन की, या यूँ बात कर ली जाए यहाँ पर कि एक चीज़ मैंने नोटिस करी अश्विनी, कि जितना जो कांग्रेस पार्टी है हिमाचल चुनाव में एक्टिव नजर आई है, जितनी रैलियाँ, जितने वहाँ पर प्रचार किया गया, उतना कांग्रेस पार्टी गुजरात में करती हुई नजर नहीं आई। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस को पता था ये चीज़ कि मोदी फैक्टर ही काम करेगा, इसलिए यहाँ पर इतने एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, ज़रूरत यहाँ पर हिमाचल चुनाव पर ध्यान देने की है? बातचीत आपकी हुई होगी नेताओं से, तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हिमाचल में उन्होंने कोशिश की, उतनी कोशिश गुजरात में बिल्कुल नहीं की है, ये तो साफ तौर पे झलकता भी है। और 27 सालों से लगातार एक ही पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत रही है। 27 साल के बाद भी जो एक तरह से लोगों के बीच जो ट्रेंड है वो भी बीजेपी और नरेंद्र मोदी का चेहरा ही कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ पर अपनी तरफ खींच रहा था। तो ये फैक्टर कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं समझ में आ गई थी। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी की एंट्री भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस बात की जो है इशारा कर रही थी कांग्रेस को कि ये जो है नुकसान पहुंचाएंगे, और वो नुकसान आम आदमी पार्टी ने कई सीटों पर कांग्रेस को पहुंचाते हुए दिख भी रही है। एमआईएम भी जब यहाँ चुनावी मैदान में आई तो उन्होंने भी उन्हीं इलाकों में अपने उम्मीदवार उतारे जहां मुस्लिम मतदाता ज़्यादा थे, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपना मत देते हैं। वो भी कुछ हद तक एमआईएम की तरफ गए, कुछ बीजेपी, कुछ आम आदमी पार्टी की तरफ गए, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। और यही वजह है कि कांग्रेस इस बात का आरोप करती रही है, बजाय कि काम करने के, बजाय कि ज़्यादा रैलियाँ लोगों तक कनेक्ट करने की, लोगों तक अपने मुद्दे पहुंचाने के, आम आदमी पार्टी और एमआईएम को लगातार वो बी टीम बताते रहे, जबकि उन्हें और भी रैलियां या और भी लोगों से कनेक्ट करने या मुद्दे मंच पर थे तो कहा गया कि भाई पहले डिसाइड कर लो कि मैं किसकी टीम में हूँ, आम आदमी पार्टी की टीम में हूँ, कांग्रेस की टीम में हूँ या बीजेपी की टीम में हूँ। खैर, अपडेट में आपसे आगे लेते रहूंगे अश्विनी, नजर आप बनाए रखेगा। और चुनावी महाकवरेज लगातार जी राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। कितने हैं भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है, क्या है? कोई रावण के, कोई राक्षस के, कोई कॉकरोच के,